बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पंजाब काबीना ने 2023-24 के हवाले से 4,480 अरब रुपए का कीमती बजट जो है उसकी मंजूरी दे दी है, जिसमें तरक्याती बजट 655 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़दामात का तखमीना 20 अरब रुपए लगाया गया और इसी तरह से सेहत के लिए 473 अरब, तालीम के लिए 596 अरब रुपए, तामीरात के लिए 382 अरब रुपए और लोकल गवर्नमेंट के लिए 127 अरब 70 करोड़ रुपए इसमें मुख्तस किए गए। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। ये जो है बजट पंजाब काबीना ने मंजूर किया। और दूसरी जानिब जो है साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि IMF इस बार बहुत ज़्यादा सख्ती दिखा रहा है और उनका ये भी कहना था कि ये तमाम तर मामलात जो हैं वो खसारे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि 2017 में 19 अरब रुपए का डॉलर का जो है वो खसारा रहा और उन्होंने मजीद ये कहा कि 2021 में 17 अरब डॉलर का खसारा था और हमारा जो बॉन्ड है वो ख़रीदने के लिए कोई तैयार नहीं है और मनफी असरात ये सामने आ रहे हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि बेरोज़गारी की शरह में जो है वो 10.5% पर पहुँच चुकी है और गुर्बत का पैमाना जो 2019 में 35% था, आज वो 45% तक जा पहुंचा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की जाए तो वो उमर अयूब साहब ने यह कहा कि हुकूमत के साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन ये बातचीत तब हो सकती है जो गिरफ्तार कारकुनान हैं, गिरफ्तार रहनुमाओं हैं, उनको रिहा किया जाए और हुकूमत पे मुनहसर है कि वो अगर इसमें चाहते हैं तो हम सॉफ्ट कॉर्नर दे सकते हैं। और एहसन इकबाल साहब ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने आवाम से अपील की, पाकिस्तानियों से अपील की कि मिल के चलना पड़ेगा और दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। हमारी जो मईशत है वो तकरीबन उन्होंने कहा कि बहुत कमज़ोर हालात में चलती हुई दिखाई दे रही है और इसमें मेल बांट कर चलना पड़ेगा। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिसमें सफ़ीना खान साहबा हैं, वारिस रज़ा साहब हैं और रज़ा सैयद साहब हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रज़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पंजाब काबीना ने 4,480 अरब रुपए का जो है बजट मंजूर कर लिया है और इसमें तालीम, तामीरात, सेहत के हवाले से भी जो है वो इसमें सामने आ रही हैं चीज़ें। क्या कहेंगे, किस तरह का है ये बजट दिखाई दे रहा है? नुक्ता नज़र क्या होगा आपका इस पे? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी आदाद-ओ-शुमार तफ़सील मेरे पास नहीं है, मैंने पूरी तरह से देखा नहीं है, लेकिन जो नंबर्स आप बता रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ सवालात ज़हन में आ रहे हैं। जैसे कि आपने 4,400 समथिंग कुल बजट है और जो तरक्कियाती स्कीमों के लिए उसमें कोई 600 के करीब अरब है। इसका मतलब ये है कि तरक्कियाती स्कीमों का बजट कोई 11-12% बन रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात हो गई कि एक ऐसा बजट जिसको कहते ही डेवलपमेंट बजट है, उस डेवलपमेंट बजट के अंदर जो एक्चुअल डेवलपमेंट का कंपोनेंट है अगर वो 12% है, तो फिर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना अनहेल्दी डिस्ट्रीब्यूशन है ये नंबर्स की। डिटेल में मैं इस पे देखने के बाद बात करूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल इस बात पर कायल नहीं हूं कि मैं किसी हेयर से पर अपनी राय कायम कर लूं। देखूंगा, फिर इस पर तफसील से बात करने की कोशिश करूंगा आपसे। जहां तक हफीज पाशा साहब का ताल्लुक है, तो हफीज पाशा साहब जो हैं वो एक बहुत सीनियर पुराने एक्सपर्ट हैं मईशत के हवाले से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ उनका फैमिली ताल्लुक भी है। यानी उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा हैं वो PMLN के टिकट के ऊपर मुंतखब होती रही हैं, अभी भी मौजूद है पार्लियामान के अंदर, और उन्होंने फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो है प्रोविंस लेवल पे भी उन्होंने संभाला हुआ है और वफाक के लेवल पे भी उन्होंने काम किया हुआ है। डॉक्टर आयशा गौस पाशा के नाम से हम सब वाकिफ हैं। तो अभी जो इन्होंने कहा, हफीज पाशा साहब ने जो बात कही है, तो इसमें वजन तो है उनकी बात में, यानी मैं उनकी बात को रूल आउट नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसके अंदर एक स्मेल आ रही है। और वो स्मेल ये आ रही है कि जैसे कोई बहुत सीनियर आदमी अपने CV को पिच करता है ना जब किसी जॉब के लिए, तो वो अपने बारे में नहीं बताता, बल्कि वो अपना तज्जिया बताता है उस प्रॉब्लम का कि जिसके सॉल्यूशन के तौर पर वो अपनी खिदमात को एडवर्टाइज कर रहा होता है। तो मुझे कुछ थोड़ा सा ये फीलिंग आ रही है कि शायद डॉक्टर साहब जो हैं वो इस तरह स्टेटमेंट देकर उन्होंने अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है PMLN की और हुकूमत की,
और हुकूमत को उन्होंने एक तरह से ये मैसेज दिया है कि भाई मैं एक काबिल आदमी हूँ, तजर्बेकार हूँ और आपकी यानी पॉलिटिकली आपके साथ अलाइन भी हूँ, तो अगर आप चाहें तो मैं आपके मसाइल को हल करने के सिलसिले में अपनी खिदमत के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बयान जो है ना, इसकी जो टाइमिंग है वो अपना सीवी पिच करने वाली बात है। और भी 2-3 लोग हैं जो मईशत के हवाले से, डॉक्टर फर्रुख सलीम है, गो कि उनका शुमार जो है वो सहाफ़ियों में और व्लॉगर्स में होता है, लेकिन वो भी ऐसे मौक़ों के ऊपर अपनी आदाद शुमार की पिटारी खोल के बैठ जाते हैं और ऐसे-ऐसे नंबर्स जो है वो होशरुबा अंदाज से लोगों के सामने पेश करते हैं और उनके झांसे में आके इमरान खान साहब ने कुछ अरसे के लिए उनको स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर भी रख लिया था, लेकिन बहुत जल्द खान साहब को ये पता चल गया था कि वो बेचारे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बनाने और वीलॉग करने से ज़्यादा के आगे के मामला जो हैं वो डॉक्टर साहब के बस के होते नहीं हैं। कहना नहीं चाहिए मुझे उनके बारे में ये, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये एक तरीक़ेकार बना हुआ है कि अपनी खिदमत को पिच करने के लिए जो सीनियर लोग हैं वो अपना सीवी इस अंदाज से पब्लिक के सामने लेकर आते हैं या अरबाब इख्तियार के सामने लेके आते हैं कि वो एक कोई स्वीपिंग सा स्टेटमेंट देते हैं, कोई बड़ा सा बयान देते हैं, किसी बड़े मसले की निशानदेही करते हैं और साथ साथ उसके अंदर इस बात का इशारा के नाव में जिक्र कर देते हैं कि जी अगर हम देख रहे होंगे इस मामले को या अगर ये मामला हमारे सुपुर्द कर दिया जाए तो हम इसको इस तरह से नेविगेट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि मईशत एक ऐसा कमज़ोर पहलू है या एक ऐसा सोर पॉइंट है पाकिस्तान का दरीना कि मईशत के हवाले से सबके कान जो है ना वो खड़े हो जाते हैं और मईशत का कोई भी स्टेटमेंट आता है तो मीडिया भी उसको बड़ी तवज्जो के साथ डिस्कस और हाईलाइट करता है और इसी तरह जो डिसीजन मेकर्स हैं वो भी हमेशा उनकी तवज्जो जो है वो मईशत के हवाले से होने वाली किसी भी बात पर फौरन मबजूल हो जाती है। तो देखते हैं जी, हफीज पाशा साहब एक काबिल कदर ट्रैक रिकॉर्ड के हामिल शख्सियत हैं, अगर उनको कहीं कोई मौका मिलता है, कोई जिम्मेदारी मिलती है या किसी कमेटी वगैरह का हिस्सा बनाया जाता है जो पॉलिसी से रिलेटेड हो, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी बात हो सकती है और ये उनका ये बयान, उनका इस मौके पर अपनी खिदमत को पेश करना ये भी खुशाइंद है, इसलिए कि जब बहुत ज़्यादा मईशत ख़राब होती है तो बहुत सारे लोग तो यही सोच के पीछे हट जाते हैं कि ये हमसे ना हो पाएगा, तो इसलिए अपने आप को वो पिच भी नहीं करते बल्कि वो अपनी मसरूफियत के इधर-उधर दिखा देते हैं कि जी मैं तो आजकल फलां काम में मसरूफ़ हूँ, तो मेरी तरफ ना देखें। तो हफीज पाशा साहब ने बहरहाल अपने आप को पिच किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके इस जेस्चर को और मैं उम्मीद रखता हूँ कि संजीदगी से देखा जाएगा उनकी इस गुफ्तगू को और IMF के हवाले से अगर उनके कोई एक्सपीरियंसेस हैं। फिर अच्छा एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँ, ये ज़ाती मालूमात की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, वो ये कि IMF का जब या किसी भी मालियाती इदारे का जब कोई डेलीगेशन आता है या जब हम कहीं जाते हैं किसी जगह बात करने के लिए, तो जो कॉम्पोजिशन होती है ना उस डेलीगेशन की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस हवाले से, यानी पर्सनल डायनामिक्स होती हैं उसकी। फर्ज कर लें, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि IMF के अगला जो वफ्द आ रहा है, अगर उसके अंदर सफीना खान साहिबा उसके डेलीगेट या मेंबर के तौर पे है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं या वारिस साहब या आप जो है ना वो बड़े कंफर्टेबली उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं, बताने वालों को बता सकते हैं कि भाई IMF के डेलीगेशन में इस दफा जो सफीना खान साहिबा आ रही हैं लंदन से, हम उनको जानते हैं और हमारे उनके साथ बड़े अच्छे यानी वर्किंग रिलेशन है, तो उसको एक प्लस पॉइंट के तौर पे लिया जाता है और लोग कहते हैं भाई ठीक है वारिस साहब को इस कमेटी में डाल दो, क्योंकि सफीना खान साहिबा के साथ उनकी एक बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशन का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। तो ऐन मुमकिन है कि हफीज पाशा साहब ने जो इस वक्त बयान दिया है, ऐन मुमकिन है, नाम नहीं लेंगे जाहिर है, ऐसे में इस लेवल पे लोगों के नाम नहीं लिए जाते, लेकिन ऐन मुमकिन है कि हफीज पाशा साहब ने इस वक्त जो अपनी जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है, तो हो सकता है कि IMF का जो डेलीगेशन इस वक्त निगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, उसके साथ हफीज पाशा साहब का माजी में किसी किस्म का कोई वर्किंग रिलेशन का एक्सपीरियंस रहा हो, तो ये भी एक वजह होती है कि उन्होंने अपने आप को हाईलाइट कर दिया। अब समझदार लोग जो है वो वैसे ले लेते हैं इसके अंदर और वो चेक कर लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, अगर हफीज पाशा साहब की वर्किंग रिलेशन वाला कोई आदमी बैठा है या कोई प्रोफेशनल बैठा है, तो उनको लूप में ले आएंगे कि चलिए हफीज पाशा साहब आप भी आ जाएं और मदद करें इसमें हमारी। तो ये मौजूदा हालात के मुताबिक पेशकश भी समझ सकते हैं, सजेशन भी समझ सकते हैं पाशा साहब की तरफ से। हाँ, सीवी पिच किया है भाई, इसको बिल्कुल अमूमी ज़बान में कहते हैं कि उन्होंने अपना सीवी पिच किया है कि भाई मैं भी हूँ। हाँ ठीक। सफीना खान साहबा, 4,480 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया पंजाब काबीना में और बिलखसूस इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा रमज़ान पैकेज 30 अरब रुपए का इसमें बजट मंजूर किया गया है, जिस पे तस्वीर जो है वो नवाज शरीफ साहब की लगती है।
थैंक यू हमजा। पहली बात जो आपने जिस चीज का लास्ट पॉइंट मैं फर्स्ट पे उसको डिस्कस करूंगी, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर के साथ पैकेज जो कि असूली तौर पे गलत है, चाहे वो पिछली किसी हुकूमत ने किया हो। वज़ीर आज़म वज़राए आला अपने फोटो के साथ लगा ले तो जस्टिफाई करते हैं, लेकिन अपने किसी फैमिली मेंबर की फोटो लगाना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले बेनजीर साहिबा शहीद की फोटो लगाते हैं। अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज अपने ऑफिस के अंदर अपने वालिद को बिठाकर अपने अपने कबीना का इजलास शुरू किया है। बैड पिक्चर, बहुत ही बुरे इमेजेस। यही वो हमारे जिस माशरे में हम रहते हैं ना, वो कहते हैं कि अपनी अपनी पोर्टफोलियो का नाजायज फायदा उठाना, इसके खिलाफ लोग नाहिल हो जाते हैं, अपने ऑफिस से निकाले जाते हैं कि आपने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने वालिद की मोहब्बत में अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही हैं। कल कला को कोई उठ के इनके ऊपर इल्जाम लगा देता है कि ये अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाती रही हैं, तो इनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई में ये फिर जस्टिफाई नहीं कर सकेंगी। अगर इन्होंने अपने वालिद से गाइडलाइन लेनी है तो बिहाइंड द सीन ले सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन ऑफिस में बिठा कर, ये तो वही हो गया कि मैं अगर वजीर आला बनी हूँ तो मैं अपने बेटे को साथ बिठा लूं, अपने हस्बैंड को साथ बिठा लूं, अपनी अम्मी को साथ बिठा लूं और मैं बताऊं कि ये मुझे डिक्टेट करेंगे, तो फिर मैं तो काबिलियत अपनी पे क्वेश्चन मार्क लगवा दिया। फिर तो लोग मुझे सही सफीना कहेंगे साहबा, वो कि कहती हैं उस्मान कि बुज़दार क्यों है। वो तो कहती हैं पंजाब में हुकूमत नवाज शरीफ की है, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है। नहीं, नवाज की हुकूमत नहीं है। आई एम सॉरी टू से, मरियम नवाज की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा वजीर आला मरियम नवाज की हुकूमत है, नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है। नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो वो वजीर आला होते, नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो वो वजीर आजम होते, नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो वो कोई मिनिस्टर ही होते। तो वो नवाज शरीफ इज नो वन, ही इज जस्ट अ सिंपल एमएनए। आप इस चीज को एक्सेप्ट करें। मरियम नवाज किसी और एमएनए को क्यों नहीं फिर बिठाती अपने वालिद की जगह पे? वो कहें कि वो भी इसी काबिल हैं। वाई ओनली नवाज शरीफ? क्योंकि वो उनके वालिद हैं। ये गलत कर रही है मरियम नवाज। हर चीज में एक हद होती है प्यार मोहब्बत की, लेकिन वो ऐसे करके चैलेंज कर रही हैं फिर हमारे सिस्टम को। फिर जब हमारा सिस्टम उनको हेड ऑन लेगा तो वो मजलूमियत का कार्ड नहीं खेल सकेंगी। ये जो कोई भी उनको मशवरा दे रहा है वो गलत कर रहा है और वो मरियम नवाज के साथ जुल्म कर रहा है। मैं ये इसके ऊपर कहूंगी। बजट की बात अगर आपने कही तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो काबीना का बजट है वो मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है पंजाब में कभी कोई काम हुआ ही नहीं था। पंजाब कोई उजड़ा हुआ सूबा था जिसमें आज तक, क्योंकि ये पिछली हुकूमत में तो कहते थे तरक्याती काम हो चुके हुए, अब पाकिस्तान को सिर्फ हमने दूसरी तरफ लेके जाना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, बेरोजगारी को कंट्रोल करना है। तो अब तो लग रहा है कि दोबारा से पाकिस्तान, पंजाब स्पेशली बनाने जा रहे हैं। 11% जो है वो बजट उधर लगा रहे हैं। तो फिर जो महंगाई, आपने खुद बताया कि उनके ही एक ओहदेदार, उनकी ही मेंबर के जो हस्बैंड हैं, जो सीवी लेके खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आईएमएफ तो बहुत सख्त रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहा है। तो अगर ऐसा खुला बजट और पाकिस्तान में महंगाई अरूज पर, बेरोजगारी अरूज पर, तो ये बजट फिर कहां लग रहा है? आई एम सॉरी, सवालिया निशान तो बहुत ज्यादा उठने वाले हैं मरियम नवाज की हुकूमत के ऊपर। ठीक है, वारिस रजा साहब, वारिस साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बजट जो है 4,480 अरब रुपए का मंजूर किया गया है। इसमें मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 655 जो है वो तरक्याती लगाया गया है इसमें, और इसमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़दामात के लिए तखमीना 20 अरब का है, सेहत के लिए 473 अरब का है और तालीम के लिए 596 अरब रुपए, और इसी तरह से तामीरात का 382 अरब, लोकल गवर्नमेंट के लिए 127 अरब 70 करोड़ रुपए, और इसमें रमज़ान पैकेज 30 अरब रुपए का इसमें बजट की मंजूरी दी गई है। देखिए हमजा, टेक्निकली एक बात जो है ना हम शायद मिस कर रहे हैं, और वो ये है कि एक माह भी शायद गालिबन नहीं हुआ मरियम नवाज को वोट दिए। तो टेक्निकली तो मैं ये हो ही नहीं सकता कि एक माह में जो है ना 15 दिन में आप बजट बनाओ, ये हो नहीं सकता। असल में होता ये है कि जो पुरानी गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने बजट की डे बाय डे तैयारी करती हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो यानी सिक्योर करके, और वहाँ पर चूंकि ज़ाहिर है कि अमानत होती है हुकूमत की, लिहाजा वो सिक्योर करते हैं और सिक्योर करके वो चले जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो जो पुरानी हुकूमत थी, निगरान हुकूमत, उसके डॉक्यूमेंट्स जो है ना उनके बुनियाद पर ये बजट बनाया गया है। इस बजट में थोड़ा बहुत चेंजेस लाए होंगे, यानी जैसे कि रमज़ान पैकेज है
या डेवलपमेंट के जो मामलात हैं उसमें जो उन्होंने कुछ हिस्सा अपना डाला होगा। बाकी ये बजट जो है ना बेसिकली निगरान हुकूमत का जो वजीर खजाना है वो किसी हद तक 75% तो काम करके गए हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 25% बजट चूंकि एक ट्रांजिटरी बजट है, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी जो है ना वो नून लीग पर डाली जा सकती नहीं है। टेक्निकली नहीं डाली जा सकती, वैसे डाली जा सकती है कि सियासी तौर से उनकी हुकूमत है। अब आ जाइए दूसरी बात पर कि वो बजट जो दे रही है वो जाहिर है कि उनका एक मजबूरी है कि जून तक उनको बजट देना है और तमाम गवर्नमेंट्स को देना है, तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स को देना है। अब देखें कौन सी गवर्नमेंट कब देती है। जहां तक पाशा साहब की बात का ताल्लुक है तो, और दूसरी बात ये कि देखिए किसी हमारे यहाँ हम भूल जाते हैं अपने एनालिसिस करते वक्त, हम शायद के एनालिसिस करते वक्त कुछ चीज़ें जो है ना वो अपने पसंद के मुताबिक उसमें डालना चाहिए। बात ये है कि ये जो तस्वीर का जो आपने जिक्र छेड़ा है ना, इसको कहते हैं फिंगरिंग, या आपने फिंगरिंग की, आपने खास तौर से आपने फिंगरिंग की। जब मैं आपकी बात करूं जी जी ये फिंगरिंग होती है, इसके अलावा इसका कोई लायानी है ये बात, ये बिल्कुल लायानी बात है। ये हमारे यहाँ एक रस्म और रवायत के तौर पर जो चीजें चलती चली आ रही है गो के वो दुरुस्त नहीं है, उसको कतई तौर से वो अवामी उमंगों के मुताबिक या जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। लेकिन चूंकि ये चलती चली आ रही है लिहाजा इनको अभी दूर होने में यकीनन इन पर हमको क्रिटिसाइज करना चाहिए, इनकी हौसला शिकनी करना चाहिए इस किस्म की चीज़ों की। लेकिन जो है ना मेरे ख्याल में उसका वक्त जो है ना शायद कभी थोड़ा सा और हमारा समाज जो है ना इसमें अपने आप को तब्दील करने में वक्त देगा। अब आ जाइए पाशा साहब, ये जो पाशा साहब की जो जितनी भी गुफ्तगू की है ना बुनियादी तौर से ये जुगनू मोहसिन से गुफ्तगू है। जुगनू मोहसिन से उन्होंने तवील इंटरव्यू दिया है दोनों मियाँ बीवी ने, और उसके कुछ इक़्तिबासात आपने मुझे सुनाए, ये मैं पूरा सुन चुका हूँ, ये उनकी पूरी गुफ्तगू सुन चुका हूँ, ठीक है ना। तो बात ये है कि जुगनू मोहसिन जो है उनके नजम सेठी जो उनके शौहर है ये उनके क्लास फेलो भी रहे, तो लिहाजा नजम सेठी और अरशद महमूद और राशिद महमूद और ये हाफिज पाशा ये वो लोग थे जो, और एक और भी है हमारे यहाँ कराची में एक साहब मेरे जमी सपना में आया, ये चार वो अफराद थे जो पाकिस्तान में 70s में जो है ना वो जब भुट्टो ने 72-73 में जब भुट्टो ने जो है ना बलूचिस्तान पर जो है ना फौज कशी की थी, तो उस फौज कशी के खिलाफ ये चारों अफराद जो है ना वो बाकायदा यानी एक जंगजू की हैसियत से यहाँ पर आए थे, यानी ये यहाँ पर तब्दीली लाने के लिए आए थे। लेकिन बाद में ये खुद तब्दील हो गए। यानी एक नजम सेठी साहब के बारे में तो जाहिर सब को जानते हैं कि वो इंटरनेशनल मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से डील करते हैं और यहाँ के मामलात को भी डील करते हैं। उन्होंने उस पूरी गुफ्तगू में शरीफों का नाम लिया है, वो आपने नहीं कहा। उन्होंने बार बार इसका शरीफ का नाम लिया है। शरीफ हैं हमारे शरीफ जो हैं उन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है। वो शरीफ कौन, इसको डिग कर रहे हैं ना, वो शरीफ है आपकी फौजी हुक्मरान टोला, जिसको वो बार बार जो है ना कह रहे हैं कि उन शरीफों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया, उन शरीफों ने इस मुल्क को जो है ना जागीरदाराना समाज को पनपने दिया, और उसकी वजह से सबसे ज्यादा उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया है वो शरीफों को किया है, और उसके बाद जो है वो उन्होंने उसका हर अव्वल दस्ता या उसका इत्तेहादी जो है ना वो उनको जागीरदारों को ठहराया है। तो वो उन्होंने इस बात का जिम्मेदार ठहराया है कि जागीरदार और फौज यानी इस्टेब्लिशमेंट मिलकर इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने ये बात तो कह दी, लेकिन मेरा हफीज पाशा से ये सवाल है कि आपने किस हैसियत में, जब आप इतने ही डेमोक्रेट हैं, जब इतने ही आप जो है वो
बहुत ज्यादा रिफॉर्मर हैं, तो आपने जो है वो कैसे ओथ ले लिया था यानी एक आमिर मुशर्रफ की हुकूमत में, और आप वजीर भी बन गए थे। तो ये जो हमारे यहाँ वो खुद इलीट क्लास है, ये मैंने चारों अफराद जो आपको नाम बताया ये इस वक्त पाकिस्तान की इलीट क्लास है। और कहीं ना कहीं यानी नजम सेठी हैं, राशिद महमूद हैं जिनका बेटा है तैमूर रहमान, ठीक है, राशिद महमूद है, तैमूर रहमान जिनका बेटा है, और ये जो है वो अपना ये हाफिज पाशा साहब। तो ये खुद इलीट क्लास है। हाँ, ये खुद इलीट क्लास है और इलीट क्लास के खिलाफ ये बातें कर रहे थे। बात ये है कि ये आप जो है अवाम को जो है ना बराए मेहरबानी, अब लॉलीपॉप, ये वो जमाना नहीं है कि आप लॉलीपॉप देकर जो है अवाम को वारिस साहब आप जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये खुद शरीफों से मुशाबत रखते हैं, शरीफों की फैमिली से ही हैं? नहीं, शरीफ उन्होंने इनको नहीं कहा है। नहीं, जो शरीफ आप फैमिली को नहीं कह रहे, जो शरीफ आप कह रहे हैं, मैं भी उन्हीं शरीफ की बात कर रहा हूँ। जी, वो उन्हीं शरीफों के लोग हैं। अच्छा, उन्हीं शरीफों के लोग थे, तभी तो मुशर्रफ गवर्नमेंट में वो वजीर खजाना हुए थे, और उसके बाद जो है ना IBA के वो इंचार्ज भी बन गए उसी दौरान, और IBA में भी उन्होंने, और आज भी NDPP के वो ये मेरे ख्याल में उसके अंदर है, उस इदारे के अंदर है। तो बात ये है कि जो खुद इलीट क्लास हो, वो इलीट क्लास को क्रिटिसाइज करके अवाम को लॉलीपॉप दे और कहे कि जनाब चूंकि मईशियत का पहिया जो है ना चल नहीं रहा, लिहाजा टैक्स तो लगाने पड़ेंगे, ये तो करना पड़ेगा, सख्त शराइत तो मानना पड़ेंगी। तो ये गोरख धंधों में अवाम को लफ्जों के और आदाद शुमार के गोरख धंधों में फंसाकर अपने ऊपर से जो लेबल आप का है, आपके ऊपर है कि आपने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। ये चारों के चारों अफराद की बात बता रहा हूँ सर मैं, उन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया और एस्टेब्लिशमेंट के लोग रहे और इलीट क्लास के लोग रहे और इलीट क्लास के कल्चर को प्रमोट करते हैं, लेकिन बात आवाम की करते हैं। तो ये दो रुखी और दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। ठीक है वारिस साहब, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये टॉपिक जो है इसको मजीद ज़ेर बहस लाते हैं। बाकी उमर अयूब साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो कुछ मौक़िफ़ आया और उसमें जो है हुकूमत के साथ मामला सॉर्ट आउट करने का जो है वो इंदिया भी दिया गया और पॉजिटिव साइन भी वहाँ पे सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब की कुछ गुफ्तगू सामने आई और इसमें जो एहसन इकबाल साहब हैं उनकी भी कुछ गुफ्तगू सामने आई। ज़ेर बहस लाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से को आगे बढ़ाएं और इसमें जो है वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, उसको ज़ेर बहस लाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि पोलराइजेशन करना बहुत बड़ा हथियार बन चुका है, मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा और मिलकर इस पर काबू पाना पड़ेगा। मईशत उधार पर चल रही है, ये एहसन इकबाल साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि बानी PTI के दौर में मुल्क कर्ज़ों के तले डूबता चला गया और IMF से मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं पुराने कर्ज़ों की अदायगी के लिए, और वफाकी हुकूमत को सालाना 7,000 अरब का रेवेन्यू मिलता है, जबकि कर्ज़ों का उसमें से 5,000 अरब अदायगी करनी होती है। बानी PTI की हुकूमत ने 4 सालों में 80% कर्ज़ लिया, जिसकी अदायगी आइंदा हुकूमतों ने करनी है। रज़ा सैयद साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि हुकूमत में आ चुके हैं और माजी में कुछ महीने भी हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और इत्तेहादी जमातों की रही, तो अभी भी ये तनकीद जो है वो माजी में बानी तहरीक इंसाफ के या इस तरह से ये करके, तो ये क्या जाहिर क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, ये सियासी बयानात हैं। जहां तक कर्जों का ताल्लुक है, मईशत के बारे में आम आदमी की मालूमात बहुत महदूद होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क का नाम अगर आप जानना चाहें तो वो है रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका, यानी अमेरिका दुनिया का सबसे मकरूज मुल्क है। तो इसका क्या मतलब है? अब अगर ये बात समझ में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि कर्ज लेना या मकरूज होना वो
बहुत ज्यादा ताकतवर भी बना सकता है आपको, अगर आपकी पॉलिसियां दुरुस्त हों। अमेरिका सबसे ज्यादा उसके ऊपर डेट है दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया की सुपर पावर है बिला शिरकत गैरे। और क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अमेरिका का जो डेट है वो हेल्दी डेट है, यानी सेहतमंद कर्ज है। वो उस कर्जे को जो उन्होंने दुनिया भर से ले रखा है उसको वो प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल करते हैं। उस कर्जे से वो जागीरदारों को रियायतें नहीं देते। उस कर्जे से वो टेक्सटाइल वालों की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होते। उस कर्जे से वो अपने मुल्क के अंदर काबिज इंटरेस्ट ग्रुपों का पेट नहीं भर रहे होते। उस कर्जे से वो दस्तरखान भी नहीं चला रहे होते। ठीक है ना? वो कर्जा कहाँ इस्तेमाल होता है? वो कर्जा इस्तेमाल होता है प्रोडक्टिव रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज में। तो आपकी हुकूमत जो है, चौधरी एहसन इकबाल साहब, प्रोफेसर साहब, आप अमेरिका के ही पढ़े हुए हैं और आप ये बात मुझसे बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको सिर्फ अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त करना होगा। यही कर्जा जो इस मुल्क पे चढ़ा हुआ है, यही कर्जा एक वक्त में आपके लिए एसेट में कन्वर्ट हो जाता है अगर आपकी पॉलिसियां दुरुस्त हों। चौधरी एहसन इकबाल साहब जो कि प्लानिंग मिनिस्टर भी हैं और प्लानिंग कमीशन की सरबराही भी उनके पास है, उनके पास इतनी मालूमात भी है और उनके पास इतनी सलाहियत भी है कि वो मुल्क की पॉलिसीज को दुरुस्त सेंस में डाल सकते हैं। लेकिन सवालिया निशान सिर्फ ये है कि क्या उनके अंदर विल है या नहीं है, क्या उनके अंदर करेज है या नहीं है। वो विल और वो करेज अगर एब्सेंट है तो फिर उनकी काबिलियत किसी के काम की नहीं है, माफ कीजिएगा, खुद उनके रज़ा साहब, अपने इन काम की बातों भी से नहीं तो बज़ाहिर यही महसूस हो रहा है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ उस तरह से डिलीवर करते हुए या तो वो मायूस हो रहे हैं अभी से सोचते हुए, तो ये बातें अभी से स्टार्ट कर दी हैं कि आइंदा जो है हमें तनकीद का ना निशाना बनाया जाए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सियासी, इसीलिए मैंने अपने जुमले का पहला जुमला मेरा था कि सियासी बयान है। लोगों को वो कहते हैं ना, मौत दिखा के बुखार पे आमादा करना, एक मुहावरा है आमियाना सा। तो वो मौत दिखाओ और फिर बुखार पे आमादा कर लो। तो अब वो मौत दिखा रहे हैं, पहले ही उन्होंने मौत दिखानी शुरू कर दी। बजट आने वाला है तो उसका लोगों का जहन बनना शुरू हो जाएगा कि कोई आसमान गिर जाएगा, कोई नई क़यामत आ जाएगी, हम किसी नए गड्ढे में गिर जाएंगे। तो वो उसके बाद फिर वो गड्ढे का साइज पे बात आ जाएगी कि जी अब हम, गड्ढा तो 100 फुट का था, देखिए हमने अपनी हिकमत अमली से उसको सिर्फ 50 फुट का कर दिया। अब आप पहले आप 100 फुट के गड्ढे में गिर के गर्दन टूटने से मरने वाले थे, अब आप 50 फुट के गड्ढे में गिर के गर्दन टूटने से मर जाएंगे। मतलब मरने से नहीं बचेंगे आप, गर्दन भी टूटेगी। फर्क ये होगा कि 100 फुट के गड्ढे में नहीं गिरेंगे आप, 50 फुट के गड्ढे में गिरेंगे। और उसका क्रेडिट जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सहरंगेज क़यादत को जाएगा, जिनकी तस्वीर लगी हुई है उनके दफ्तर में, माफ कीजिएगा। तो ये है टोटल पॉलिटिक्स जो है ना हमारी, वो इस चीज के गिर्द घूम रही है। अवाम से सच नहीं बोलना, अवाम को झूठ बोलना है, अवाम को बेवकूफ बनाना है, अवाम को हमेशा अपनी सियासी मकासद के उसूल के लिए गुमराह करके इस्तेमाल करना है। यही सबकी पॉलिसी है, माफ कीजिएगा। जितनी भी सियासी जमातें हैं सबकी एक ही पॉलिसी है और वो ये है कि अवाम को, अवाम से या तो झूठ बोलो या आधा सच बोलो और फिर उनको बेवकूफ बना के उनका इस्तेमाल कर लो। भाई मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि 25 करोड़ पाकिस्तानी जो है ना, ये सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए हैं। ये 25 करोड़ की तादाद हम सिर्फ, हमारे लिए एसेट सिर्फ ये बनती है कि हम जब भीख मांगने के लिए बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं भाई हमें 25 करोड़ भूखों को खाना खिलाना है, इसलिए अल्लाह का वास्ता है हमें खैरात दे दो। ये है बस 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जो तादाद है ना, ये है औकात इनकी। नंबर्स इसलिए बढ़ा लिए करते जाते हैं कि आसानी से इमदाद अच्छी मिल जाए। हाँ, मतलब ये कि हमें 25 करोड़ लोगों का पेट भरना है, इसलिए हमें इमदाद दे दो। इसकी बजाय हमारा फोकस ये होना चाहिए कि इन 25 करोड़ लोगों को अच्छी तालीम दें, इन 25 करोड़ लोगों के ऊपर पैसा खर्च करके इनको ऐसा ह्यूमन रिसोर्स बना दें कि जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी इस्तेमाल हो सके, कंपिटिटिव बन सके। उसके बाद यही 25 करोड़ की आबादी आपके लिए उसी तरह से एसेट बन जाएगी जैसे चाइना के अंदर चाइना की आबादी और भारत के अंदर भारत की आबादी उनका एसेट बन गई है। ये कोई नामुमकिन बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तरजीहात को दुरुस्त करना पड़ेगा। ये बिला वजह की सियासत, ये बिला वजह का पिछले वाले का रोना कोई फायदा नहीं। भाई नई हुकूमत बन गई है, आप पावर में आ गए, बराए मेहरबानी आप काम करें और आप डिलीवर करें। अगर आपने लोगों को यही बताना है कि पिछली हुकूमत ये कर गई, पिछली हुकूमत ये कर गई, तो इसका मतलब ये है कि जो वो आपको बेवकूफ बना के गए, आप उसी पॉलिसी के तहत मजीद बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। तो मैं तो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हूं कि पिछली हुकूमत क्या करके गई है। अब आपकी हुकूमत बन गई है,
आप निकालें बाहर लोगों को इस गड्ढे में से। आप ये कहानी मत सुनाएं कि पिछली हुकूमत ने ये किया और पिछली हुकूमत ने ये किया। बेकार की बात है, बहानेबाजी है, ये लोगों को लॉलीपॉप देने वाली बात है। चौधरी एहसान इकबाल साहब, बराए मेहरबानी आप, यू कैन डू बेटर देन दिस सर। आई नो यू आर केपेबल, हैव सम करेज, करें कुछ। वारिस रजा साहब, वारिस साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या नुक्ता नज़र होगा, क्या तज्जिया होगा आपका इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि रजा साहब की बातें बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। बात ये है कि मैंने पहले भी बारहा ये कहा है, जिस पर शायद कि आपने कभी तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा है कि ये एलीट क्लास का एक क्लब है, और ये वो जो म्यूजिकल चेयर है, वो ये म्यूजिकल चेयर खेलते रहते हैं। म्यूजिकल चेयर में कभी इमरान खान आ जाता है, कभी जरदारी आ जाते हैं, कभी नवाज शरीफ आ जाते हैं, फिर वो जरदारी आ जाता है, फिर वो नवाज शरीफ आ जाते हैं, फिर वो इमरान खान आ जाता है। तो बात ये है कि ये एलीट क्लास का जो क्लब है, और ये क्लब जो है हमारे अवाम को तंगदस्ती में, फाका कशी में, बेरोजगारी में, और उनको उनकी माशी सूरत हाल को खराब से खराब तर करने में ही जो है ना अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये एलीट क्लास पर, यानी आप अंदाजा कीजिए कि आप यानी रियल एस्टेट पर टैक्स नहीं लगा सकते, आप जो है ना यानी रिटेलर पर टैक्स नहीं लगा सकते, आप जो है ना फाइलर जो नॉन फाइलर है उन पर टैक्स नहीं लगा सकते। बात और तो और उसको छोड़ दीजिए। बात ये है कि ये जितने भी जागीरदार हैं, खासतौर से देखिए, जागीरदार के पास जो सरमाया होता है उसको वेल्थ कहा जाता है, और जो सरमायादार के पास जो सरमाया होता है उसको कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल जो होता है वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें यकीनन सरमायादार अपना मफाद भी रखता है, लेकिन उसके साथ साथ वो मजबूर होता है कि आवाम को रोजगार दे, आवाम आवाम को जो है ना सहूलतकार दे, उनको उनकी नौकरियां दे। वो मजबूर होता है, और उस मजबूरी के तहत जो है ना फैक्ट्रियां जब जाहिर बनाएगा या डेवलपमेंट जब करेगा, तो उसमें जो है ना उसको अफरादी कुव्वत को भी लेना होगा। तो वो इस वजह से हम कहते हैं कि जागीरदारी से वेल्थ जो है ना इमूवेबल होती है। ये बात समझ लें कि वेल्थ इमूवेबल होती है, और कैपिटल जो है ना मूवेबल होता है। कैपिटल रोटेट करता है, वेल्थ रोटेट नहीं करती है। अब हमारे यहाँ आपको अंदाजा है, मैं आज आपको बता रहा हूं कि खरबों अरब रुपए जो है ना आपके बैंकों में जमा ही नहीं होते। ये जागीरदार, ये जितने रियल एस्टेट के लोग या जितने भी साहूकार ब्यूरोक्रेट है, ये अपने पैसे बैंक में जमा ही नहीं करते। आपने देखा नहीं कि तिजोरियों में करोड़ों रुपए निकले? आपने देखा नहीं कि अरबों रुपए निकले? ये कैसे निकल जाते हैं? बात ये है कि ये जो आपका ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का जो तरीका है, और बैंक के थ्रू न जाने का जो तरीका है, देखिए, अगर जब तक आप बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे, आप याद रखिए कि परसों शायद गालिबन रजा साहब ने ये बात की थी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम जो है ना, जब तक आप उसको जो है ना दुरुस्त नहीं करेंगे, ये इकोनॉमी जो है ना दुरुस्त नहीं होगी। और इकोनॉमी जो है वो इम्प्लीमेंटर से नहीं होती है। इम्प्लीमेंटर अलग चीज होता है। पॉलिसी क्या है और उस पर आप कितना जो है वो दस्तरस रखते हैं उसको मनवाने की, जो कानून आपने बनाया है उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाने की कितनी सलाहियत रखते हैं। हमारे यहाँ कानून बन जाते हैं, कानून बहुत सारे बने हुए हैं हमारे यहाँ, इतने सारे बने हुए हैं कि आप यानी थक जाएंगे उनको तलाश करते करते, लेकिन क्या उन पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता? ये है हमारा सबसे बड़ा फेलियर कि हम कानून बनाकर कानून का निफाज किताबों में करके उसके बाद उस कानून पर हुकूमत वक्त, कोई भी हुकूमत वक्त, सबके सब ये नाअहल लोग हैं, सबके सब सारे सियासतदान आपका ब्यूरोक्रेसी ये नाअहल नहीं है सिर्फ,
ये एक क्लब की सूरत में है जो कि अवाम का इस्तेसार कर रही है, और ये इस्तेसार उस वक्त तक होता रहेगा जब तक अवाम सियासी शऊर के जरिए अकीदा परस्त नहीं बनेंगे, इमरान खान नहीं बनेंगे, और इमरानडू नहीं बनेंगे, या जियाले नहीं बनेंगे, या पटवारी नहीं बनेंगे। जब तक पटवारी, जियाले और इमरानडू बने रहेंगे, अवाम कभी भी इनसे निजात नहीं हासिल कर सकती। ठीक है सफीना खान साहबा, सफीना साहबा, वारिस साहब तो मायूस हो चुके और उन्होंने तो दो अल्फाज में लुबे लुबाब पेश कर दिया। आपका क्या नुक्ता नज़र होगा इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से? जो अवाम मुंतज़िर बैठे हैं अभी से, उनको जो है इस तरह के बयानात से नाउमीदी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। जो ये सियासतदान सुनते आए थे 2 दहाइयों से 3 दहाइयों से, जिनको ये बेवकूफ बनाते आए हैं। पिछली हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब की थी, उसके बाद जो हुकूमत थी वो भी इनकी हुकूमत थी, नवाज लीग का पूरा कंट्रोल था। तो ये किस हुकूमत को बुरा कह रहे हैं, शहबाज शरीफ को या मतलब काकर साहब को? क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत गए हुए तो उसको 3 साल हो गए, आप समझ लें, ये तो बहुत लंबा अरसा हो गया। तो वो इमरान खान, हमारा उस इमरान खान से कोई लेना देना नहीं है जो 3 साल पहले हुकूमत करके गया। भाई हमारा तो उन 2 हुकूमतों से पूछना है। अभी हमें नंबर फिगर्स दिखाए गए थे कि काकर साहब ने रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं। ये इन टर्म सेटअप में जो हुकूमत थी, इन्होंने रिकॉर्ड जो है वो कर्जे लिए हैं। शहबाज शरीफ साहब जब आए थे तो कह रहे थे कि बस हम मरने वाले हैं, हम कोलैप्स करने वाले हैं, और फिर इन्हीं की हुकूमत कह रही थी हम कोई कोलैप्स नहीं करने वाले थे। इसका मतलब है जो इनको हुकूमत इमरान खान की दे के गए थे वो कोलैप्स नहीं कर रही थी, ऐसा था। तो ये जो कुछ भी खत्म करके गए हैं, तो एहसन इकबाल ये रट्टा जो लगाया हुआ है इन लोगों ने कि इमरान खान कर गया था, भाई ये लोग नहीं सुनेंगे। आप ये फर्मली बिलीव कर ले हमजा कि अब अवाम ये इनका चूरन नहीं खरीदेगी कि इमरान कर गया था। भाई आप किस काबिल थे फिर? आपको एक मैंडेट, हाँ नहीं अभी नहीं, हमने कब कहा चूरन इमरान का भी नहीं बिकेगा। इमरान खान का चूरन तो मैं बिल्कुल ही नहीं बेच रही। मैं ये बता रही हूँ कि ये बात ज़हन में रखिए, बिकेगा इनका, ना ही बिकना चाहिए। इमरान का बिकेगा, इमरान की अकीदा परस्ती बिकेगी, बिल्कुल नहीं बिकेगी। आप सही कह रहे हैं, नहीं बिकेगी। ना नवाज बिकेगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कंप्लीट कर लूं, ना नवाज बिकेगा, ना मरियम बिकेगी, ना इमरान बिकेगा, ना शहबाज बिकेगा, ना जरदारी बिकेगा, ना बिलावल बिकेगा, सिर्फ और सिर्फ अवाम बिकेगी। ठीक है, आप ठीक है। और अवाम को तभी ये काबिल कबूल होंगे जब अवाम को ये कोई रिलीफ दे सकेंगे, ना कि नवाज शरीफ साहब की फोटो लोगों के दिलों में हमदर्दियां पैदा कर सकेगी, ना ही इमरान खान की जेल लोगों को रोटी दे सकेगी। तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, अगर वो इसी लहज पे रहे कि हम सिर्फ लोगों को मामू बना लेंगे और हम वक्त गुजार लेंगे, तो इस दफा ये नहीं होने वाला। हमजा जो बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के हैं, वो भी वॉच लिस्ट घड़ी का घंटा शुरू हो चुका हुआ है। आप यकीन मान लें कि इनको ये नहीं मौका दिया जाएगा कि ओ हो सबसे बड़े करप्ट ही वही है, सबसे बड़े करप्ट ही वही है, इनको टाइम दिया जाए। सबसे बड़े पाकिस्तान के करप्ट ही वही हैं जिनकी आप तारीफ कर रही हैं। सबसे बड़े करप्ट वही हैं, सबसे बड़े करप्ट ही वही हैं जिनको आप कह रही हैं अशराफिया। तो इसलिए ये फेलियर अगर हुआ तो ये डिजास्टर होगा इन सियासतदानों के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान। नहीं, उनका नहीं होगा, उनका नहीं होगा, उनका नहीं होगा, उनका नहीं होगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ जल्दी से पिटे, साइड पे हूँ, असली दिमाग आए जो पाकिस्तान को सर्व करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफीना खान साहबा, वारिस रजा साहब और रजा सैयद साहब, एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद था। ये इसी तरह से माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, और जिस तरह से जो तज्जिया हमारे एक्सपर्ट्स का जाना अपने कि ये इसी तरह से ये रिवायती सिलसिला है और ये चलता आ रहा है, इसमें कोई भी नहीं बिकता, किसी का चूरन नहीं बिकता, बिकते हैं तो अवाम बिकते हैं, अवाम को किसी भी तरीके से जो है वो डिलीवर नहीं करते, और इसी तरह से माजी की हुकूमतों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है और सब कुछ डाल दिया जाता है माजी की हुकूमतों को, और अपनी जो मौजूदा हुकूमत होती है उसमें मज़े लेते हैं और फिर ख्वाब खरगोश की नींद सो जाते हैं। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।